अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे पास एक बॉम्ब शेल खबर है जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है। उसका ताल्लुक है ईरान के साबिक सदर महमूद अहमदी नैयाद से कि इस पूरी जंग के दौरान इनका किरदार क्या होने जा रहा था। ये बॉम्ब शेल खबर सुनाने से पहले एक टीज़र आप ये ले लीजिए दोस्तों। अमेरिका की सेनेट ने ट्रंप के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है। ट्रंप के लिए अब जंग करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इस पर मैं आगे चल के बात करूंगा कि अमेरिका का जो सदर है वो अपने घर में ही मुश्किल में फंस गया है। इस पे वीडियो के आखिर में बात होगी, लेकिन उससे पहले बॉम्बशेल क्या। न्यूयॉर्क टाइम्स, रोलन बर्जमैन, ये एक रिपोर्टर हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के। इनकी रिपोर्ट ने इस वक्त सोशल मीडिया पे खलबली मचाई हुई है। हर कोई बड़े से बड़ा एनालिस्ट भी इसी पे बात कर रहा है। वो कहता है द यूनाइटेड स्टेट्स and Israel went into conflict with a particular and a very surprising someone in mind। अमेरिका और इजराइल के दरमियान जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया, एक बड़ी हैरत अंगेज कशमकश शुरू हो गई एक ऐसे इंसान को लेकर के जिसके बारे में जान के आप चौंक जाएंगे। वो कौन था? वो था महमूद अहमदी नैयाद। ये साबिक ईरानी सदर हैं जो अपनी सख्त तबीयत, इजराइल मुखालिफ बयानियाँ और एंटी अमेरिकन व्यूज़ के लिए काफ़ी मशहूर हैं। ये लिखता है ये NYT का रिपोर्टर अहमदी नैयाद, जिन्होंने कहा था कि इजराइल को मेरी ख्वाहिश है कि दुनिया के नक्शे से इजराइल मिट जाए। अच्छा, बाय द वे, ये जो महमूद अहमदी नैयाद हैं ये हॉलोकॉस्ट के भी इनकारी हैं। वो कहते हैं कि यहूदियों का कोई कत्लेआम हुआ नहीं था, ये झूठ था। इनको लेकर के इजराइल और अमेरिका में तनाज़ा था क्या? अब आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। और ईरान की सियासत में इनका किरदार क्या होने जा रहा था इस रिपोर्ट के मुताबिक, ये सुन के आप और हैरान हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब नाज़रीन, पूरी कहानी समझिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है, एग्जैक्ट प्लान क्या था। स्टेजेस हैं इसके, 4 स्टेजेस पे ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट होना था। स्टेज नंबर 1, इसराइल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक्स जो हैं उसका मकसद यह था कि सीनियर लीडरशिप को कत्ल कर दिया जाए, जो कि उन्होंने कर दिया। ठीक है। स्टेज 2 क्या था? कुर्दिश अपराइजिंग, ईरान के अंदर से बगावत को हवा दी जाए और जो कुर्दों का इलाका है उनको हथियार फराहम करके ईरान के अंदर बगावत शुरू की जाए। नंबर 3, अब ये एक बड़ा अमेजिंग एक किस्म का ये एक पहलू है जहां पे पूरी सिचुएशन बदल जाती है दोस्तों। स्टेज 3 था कि अहमदी नैयाद को हाउस अरेस्ट से आज़ाद कराना। 2025 के आखिर से लेके इन हमलों तक अहमदी नैयाद अपने घर में नज़रबंद थे। अब आप ये भी जान के हैरान होंगे कि क्यों नज़रबंद थे दोस्तों। आगे चल के बताऊंगा कि अहमदी नैयाद वो वाहिद ईरानी सदर थे जो खुद आयतुल्लाह सैयद खामनाई पर तनकीद किया करते थे और इनकी नहीं बनती थी आयतुल्लाह खामनाई से, जिसके बाद उनको हाउस अरेस्ट किया गया। एक दफ़ा 2018 में किया गया था, बड़ी मुख्तसर मुद्दत के लिए, और अब किया गया। फिर स्टेज 4 क्या थी दोस्तों? अहमदी नैयाद की गवर्नमेंट जो है वो आएगी, यानी अहमदी नैयाद को इंस्टॉल किया जाएगा। यशार अली ने रिपोर्ट किया है, ये भी न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर हैं, कहते हैं एन इजरायली स्ट्राइक ऑन अहमदी नैयाज होम इन तेहरान वाज नॉट प्राइमरीली मेंट टू किल हिम। अगर आपको याद हो, आई एम श्योर आपको याद होगा, मेरे वीलॉग्स देखते हैं बड़े रेगुलरली, अहमदी नैयाद के घर पे हमला हुआ था। अच्छा, खबरें ये आई कि अहमदी नैयाद इसमें शहीद हो गए हैं, बाज़ खबरें आई कि ज़ख्मी हैं। अच्छा, किसी को ये नहीं पता था कि यह हमला किस लिए है। ज़ाहिरन यही नज़र आ रहा था कि हमला था अहमदी नैयाद को मारने के लिए। तो इंसान सोचता है कि अच्छा, अहमदी नैयाद को मारने की क्या ज़रूरत है, बिकॉज वो तो सियासत में भी नहीं है, वो तो हुकूमत का भी हिस्सा नहीं है, फैसला साजों में भी उनका कहीं नाम नहीं आता, तो उनको मारने की ज़रूरत क्या थी। यशार लिखते हैं कि इट वॉज एलिजिडली डिजाइन टू किल द IRGC गार्ड्स होल्डिंग हिम अंडर हाउस अरेस्ट एंड फ्री हिम। ये बेसिकली जो हमला था इसराइल का अहमदी नैयाद के घर पे, ये था IRGC के गार्ड्स को मारने के लिए, जिन्होंने महमूद अहमदी नैयाद को घर में नजरबंद कर रखा हुआ है। अब समझो हुआ क्या। इसराइल ने हमला किया अहमदी नैयाद के घर पे, मकसद था उनको मारना नहीं, उनके गार्ड्स को मारना, ताकि अहमदी नैयाद को आज़ाद करवाया जा सके और उनको ईरान का नया लीडर बनाया जा सके। इधर अमेरिका बार बार रज़ा पहलवी के भाई को, रज़ा पहलवी को जो है वो प्रेजेंट कर रहा था कि ये अगला लीडर है, लेकिन यहाँ पे इसराइल का प्लान था कि महमूद अहमदी नैयाद अगले लीडर है। सवाल उठता है, एक ऐसा शख्स जो इसराइल से इतनी नफरत करता है,
जो इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है, जो हॉलोकॉस्ट का इनकारी है, वो शख्स इसराइल का फेवरेट कैंडिडेट कैसे बन सकता है, वो भी ईरान के अंदर? मैं आगे चल के बताता हूं। समझिए, अहमदी नैयाद, ये चॉइस इतनी अजीब क्यों लग रही है? 2005 से 2013 ईरान के प्रेसिडेंट रहते हैं। इनकी मशहूर बातों में से यह था कि इन्होंने यहूदियों के कत्लेआम का इनकार किया था जो हिटलर ने किया था। ये कहते थे कि इसराइल को नक्शे से मिटा दूंगा। ईरान में गैस नहीं है ये क्लेम किया था इन्होंने, और न्यूक्लियर प्रोग्राम के ये बड़े सख्त सपोर्टर थे और ये अमेरिका के बहुत सख्त दुश्मन थे। लेकिन 2013 के बाद क्या होता है? अहमदी नैयाद जो है वो ईरानी रिजीम से लड़ने लगते हैं। जब मैं रिजीम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं तो हुकूमत ही नहीं होती। हुकूमत और रिजीम दो अलग चीज़ें हैं। IRGC और वहाँ की जो आयतुल्ला है वो एक रिजीम, वो अलग है, और हुकूमत अलग है। तो इनकी रिजीम से लड़ाई हो जाती है। ये खामनाई साहब पे बराह रास्त तनकीद करने लगते हैं और ये रिजीम के लीडर्स को करप्ट कहने लगते हैं। नतीजा क्या निकलता है? 2017 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से इनको रोक दिया जाता है। ये तीसरी बार सदर बनने से इनको रोका जाता है। 2021 में दोबारा इन पे पाबंदी लग जाती है, ये सदारती इलेक्शन नहीं लड़ सकते। 2024 में इन पे फिर से पाबंदी लग जाती है और 25 में इनको तेहरान के अंदर घर में नज़रबंद कर दिया जाता है। लेकिन ये हाउस अरेस्ट इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, इतना सख्त नहीं था। क्यों? क्योंकि अहमदी नैयाद को हाउस अरेस्ट के दौरान भी कहीं ना कहीं मूवमेंट की इजाज़त हुआ करती थी। अहमदी नैयाद को अरेस्ट क्यों किया गया? 2017 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए इन्होंने अप्लाई किया, रिजेक्ट हुए, खामनाई पे तनकीद की, पब्लिकली उन पे करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने जुडिशरी पर हमला होता है, यानी जुडिशरी पर भी इन्होंने तनकीद की और जुडिशरी को करप्ट कहा। 2018 एंटी गवर्नमेंट जो प्रोटेस्ट 2018 में भी हुए थे, हुकूमत मुखालिफ प्रोटेस्ट, और इन्होंने हिमायत की थी, खुद जा पहुंचे थे एहतजाज करने वालों के बीच में, और वहां पे रिपोर्टेडली कहा जा रहा है इनको गिरफ्तार भी किया गया था। 2021 में दोबारा इनको इलेक्शन से दूर रखा जाता है और 2024 में भी इनके साथ यही होता है। अब दोस्तों, ये कुछ ऐसे सफ़र करते हैं, कुछ ऐसे ट्रैवल करते हैं जिनसे एक अजीबोगरीब तस्वीर मिलती है। मैं यहाँ पे आपको अहमदी नैयाद के खिलाफ शक अभाम पैदा नहीं करने जा रहा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अहमदी नैयाद ने ग्वाटेमाला का दौरा किया, हाल ही में दौरा किया। हंगरी गए, बुदापेस्ट में गए, बुदापेस्ट से वापस आए और जंग शुरू होने से कुछ दिन पहले ये ईरान में वापस आ चुके थे। दोस्तों, अब प्रॉब्लम कहां पे आती है आपने बड़े गौर से सुनना है, और ये सुनने के बाद आपको ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स पर दस्तरस हासिल हो जाएगी। देखिए, फिलहाल बहुत से लोग हैं वो ईरान को सिर्फ अमेरिका का और इसराइल का मज़ाहमतकार देखते हैं। ईरान की अंदरूनी सियासत के बारे में बहुत कम लोग आगाह हैं। ये वीलॉग देखने के बाद अगर आप किसी दोस्त से या 4 लोगों में बैठ के बात करेंगे तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा ईरान की अंदर की पॉलिटिक्स को। अच्छा, अब याशार अली ने क्या लिखा? अहमदी नैयाद had recently traveled to Guatemala and Hungary, both countries with close ties to Israel. इस हमले से चंद हफ्तों पहले अहमदी नैयाद हंगरी जाते हैं, ग्वाटेमाला जाते हैं, और ये जो दोनों ममालिक हैं ये इजराइल के साथ ऐसे हैं, इनके बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। ही रिटर्न फ्रॉम बुदापेस्ट जस्ट डेज बिफोर इजराइल बिगेन अटैकिंग ईरान, और ईरान पर हमले से चंद दिन पहले वो बुदापेस्ट से वापस आते हैं। दोनों मुल्क इजराइल के करीब हैं, बुदापेस्ट से वापस आते हैं, उससे ठीक बाद में जंग शुरू हो जाती है दोस्तों। और यहां पर NYT लिखता है, वंस द वॉर ब्रोक आउट ही केप्ट अ स्ट्रेंजली लो प्रोफाइल। अच्छा, ये समझने वाली बात है, आपने यहां वीडियो छोड़नी नहीं है वरना बात अधूरी रह जाएगी दोस्तों। यहां पर न्यूयॉर्क टाइम लिखता है, और जहां से एक अजीबोगरीब शक की निगाह पैदा होती है कि, और आप खुद भी नोट करें, न्यूयॉर्क टाइम कहता है जब से जंग शुरू हुई है अहमदी नैयाद ने लो प्रोफाइल रखी हुई है। आपको कहीं पे उनका कोई बयान नजर नहीं आएगा, हालांकि ये वो इंसान है who had spent years presenting Israel as Iran's central enemy, जिनका नुक्ता नज़र ही यही था, जिनकी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद था इसराइल का खात्मा, और वो इसराइल को ईरान का सबसे बड़ा मुखालिफ समझते थे। इस पूरी जंग के अंदर आपको कहीं पे उनका एक बयान, एक ट्वीट, हालांकि उनका जो ट्विटर अकाउंट है बड़ा एक्टिव है, कुछ नजर नहीं आता है। स्ट्रेंजली लो प्रोफाइल, एक अजीब तरीके की खामोशी, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अल्फाज हैं। अच्छा, अब आप एक बात याद रखें, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को हतमी नहीं कह रहा हूं। आप आगे चल के वीडियो में देखेंगे कि न्यूयॉर्क टाइम्स की इसी रिपोर्ट पर सवालात भी हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी में सवालात भी हैं, मैं वो भी उठाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं अंधाधुंध एतबार करी जा रहा हूं जो न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है,
ठीक है, अब समझिए ये प्लान क्यों फेल होता है। प्लान क्या था कि हम हमला करेंगे अहमदी नैयाद के घर पे, गार्ड्स को मार देंगे, उनको आज़ाद करवाएंगे, आज़ाद कराने के बाद उनको इंस्टॉल कर देंगे मुल्क का नया लीडर। एनवाईटी के मुताबिक इजरायली स्ट्राइक अहमदी नैयाद के घर पे हुई, मकसद था गार्ड्स को मारना, लेकिन इसमें अहमदी नैयाद बुरी तरह जख्मी हो गए। उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है वो डिल्यूजन्ड हो गए, प्लान से अलग हो गए। जब उन्होंने इसराइल की हरकत देखी कि ये मेरे घर पे हमला कर रहे हैं, ये पूरे ईरान पे हमला कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, तो वो इस प्लान से अलग हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अहमदी नैयाद इसराइल के साथ मिले हुए थे। ये दावा है उसका, ये बहुत बड़ा क्लेम है उसका। अगेन मैं इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवालात उठाऊंगा, लेकिन फिलहाल इस दावे को देखिए, बहुत बड़ा दावा है जिसमें सिर्फ एक चीज जो है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने काफी हद तक करीबुल कयास रखी है, वो क्या? अहमदी नैयाद की खामोशी। आफ्टर द नियर मिस ही बिकेम डिसइल्यूजन विद द रिजीम चेंज प्लान। वो इस बात से पीछे हट गए, यानी इजराइल ने कोशिश की उन्हें आज़ाद करने की, लेकिन उनको ज़ख्मी कर दिया इस प्रोसेस में। अहमदी नैयाद ने सोचा ये लोग मुझे मार ही डालेंगे, मैं इनके हाथ खिलौना ना बनूं, इसलिए उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। अब यहां पर आता है एक्सपर्ट एनालिसिस। डैनी स्रिचनोविच, मैं इनको पहले भी कई दफ़ा कोट कर चुका हूं, ये खुद IDF के इंटेलिजेंस चीफ रह चुके हुए हैं, ईरान ब्रांच के, खुद इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ये चीफ रह चुके हुए। वो कहते हैं इट इज हार्ड टू ओवरस्टेट हाउ इम्प्लॉजिबल दिस प्लान वाज। वो कहते हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये प्लान किस कदर गैर मुमकिन था। ये अल्फाज हैं उसके, ये गैर मुमकिन था। द आइडिया दैट एन एयर कैंपेन कुड समहाउ पेव द वे फॉर महमूद अहमदी नैयाद, अ फिगर डीपली डिस्पाइज्ड बाय खामेनेई एंड लॉन्ग मार्जिनलाइज्ड बाय द रिजीम। एक ऐसे इंसान को आप एयर स्ट्राइक्स के जरिए मुल्क का लीडर बना देंगे जिसको खुद खामेनेई पसंद नहीं करते थे, लॉन्ग मार्जिनलाइज्ड बाय द रिजीम, और रिजीम ने उनको साइड पे लगा के रखा हुआ था। आप नोट करें ना, बार बार बैन किया जा रहा है उनको। To return to power in Iran was detached from political reality from the start। और उनको वापस तख्त पे बिठाना जो है वो ये बताता है कि जो फैसला साज हैं वो ईरान की हकीकत से आशना ही नहीं है, वो सियासी हकीकत से कोसों दूर है। अहमदी नैयाद जो है वो खुद इस रजीम के दुश्मन थे, IRGC उनसे नफरत करती थी। ये कह रहे हैं डैनी, खामेनेई खुद भी उनको बर्दाश्त नहीं करते थे। ये लोग कैसे अहमदी नैयाद को अपना लीडर मान सकते थे? आगे डैनी मजीद कहता है कि अहमदी नैयाद never had meaningful backing from the revolutionary guard। अहमदी नैयाद के पास कभी भी कोई वाज़े सपोर्ट उनको नहीं थी IRGC से, पासदारान इनकलाब से। There was never a credible path for him to seize control over the state। देखें, याद रखें, आप अगर इस मुल्क पे, ईरान जैसे मुल्क पे हुकूमत करना चाहते हैं तो एक बात हतमी है, IRGC या तो आपको सपोर्ट करती हो या आपके ताबे हो, जो कि मुश्किल है, या फिर वो आपकी इतनी इज्जत करती हो। जब तक IRGC आपका हुक्म नहीं मानेगी तब तक आप ईरान जैसे मुल्क पे हुकूमत नहीं कर सकते। आगे डैनी की पूरी बात सुनिए, वो कहता है एज मोर डिटेल्स इमर्ज अबाउट द ईरान कैंपेन द क्लीनर इट बिकम्स हाउ रेकलेसली अंडर प्रिपेयर्ड इट वाज। और ये जो पूरी ईरान का हमला है, ईरान की जो कैंपेन है, इससे साबित होता है कि जो दुश्मन था ईरान का वो किस कदर नातजुर्बाकार था, उसके पास तैयारी ही नहीं थी, और किस कदर वो गलत फहमी का शिकार था ईरान को लेकर के। दिस वॉज नॉट मेरली अ फेल्ड ऑपरेशन, ये कोई फेल्ड ऑपरेशन नहीं था, इट वॉज अ फियास्को रूटेड इन स्ट्रैटेजी दैट बोर लिटिल रिजेम्बलेंस टू द रियलिटीज ऑन द ग्राउंड। वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा अमल था जो ये साबित करता है कि दुश्मन जो है ईरान के, उनको ईरान की हकीकतों का, उसके जो अंदर के हालात हैं उनका पता ही नहीं था। वो कह रहा है कि अमेरिका भी गलत निकला और इसराइल भी गलत निकला, और जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था उनके पास पावर भी है, रिसोर्सेज भी है, कॉन्फिडेंस भी है, पर एक चीज़ नहीं है, वो कहता है एनी रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईरान। वो ईरान को जानते ही नहीं। अब ज़रा देखिए ईरान ने इस जंग से क्या सीखा। ड्रॉप साइट ने NYT न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक तज्जिया किया है। ड्रॉप साइट जिन्होंने कल परसों में, आपको याद होगा, इमरान खान का जो साइफर है उसको लीक किया था, मैं उसी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ दोस्तों। वो कहते हैं ईरान यूज्ड द मंथ लॉन्ग सीज फायर टू अडेप्ट फॉर अ प्रोलॉन्ग वॉर। ये जो पूरे महीने का सीज फायर हुआ, ईरान ने इसका इस्तेमाल किया किस लिए? कि वो एक लंबी जंग की तैयारी कर सके। US military officials warned that future American strikes could become more costly and less effective। और हुआ क्या? ये जो अभी सोमवार को या मंगल को गालिबन ट्रंप ने दोबारा बमबारी करना थी ईरान पे, और बकौल ट्रंप के गल्फ स्टेट्स के कहने पे मैंने बमबारी रोक दी,
बेसिकली ड्रॉप साइट की खबर यह है कि खुद अमेरिकन इंटेलिजेंस ने अपने प्रेसिडेंट को बताया कि अब अगर हम किसी किस्म की मिलिट्री कैंपेन करते हैं, दोबारा हमले करते हैं, कुड बिकम मोर कॉस्टली, ज़्यादा महंगे पड़ेंगे हमें और लेस इफेक्टिव, और इसका फ़ायदा भी नहीं होगा, यानी ईरान को बहुत कम नुकसान होगा। ईरान ने क्या किया, अपनी मिसाइल साइट्स जो तबाह हो गई थी उनको दोबारा बहाल किया, खोदा उनको, मोबाइल लॉन्चर्स नई जगह पर लगाया, अमेरिकन फ्लाइट पैटर्न्स को स्टडी किया, उनके टैक्टिक्स को स्टडी किया और अपने टैक्टिक्स को उसने बदला। ड्रॉप साइट कहता है इरानियन कमांडर्स अडेप्टेड to the US air campaign by studying American flight patterns and exploiting increasingly predictable tactics। एक ऐसे टैक्टिक हैं अमेरिका के जो जिनकी पहले से पेशगोई की जा सकती है, उसको स्टडी किया। अमेरिकन जेट्स के बार बार एक ही तरीके से हमले को स्टडी किया, ईरान ने उन पैटर्न्स को जान लिया है। और ये प्रूफ क्या है इसका? प्रूफ ये कि ईरान ने F-15E गिराया, F-35 को डैमेज किया दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्रूफ है। और यहां पे NYT ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, वो कहते हैं perhaps most important, the US military official said that while 5 weeks of intensive bombing may have killed several Iranian leaders and commanders, the war has left a more hardened, resilient adversary। भले ही हमने ईरान के बहुत से लीडरों को मार दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है ये पूरी जंग को शेप कर रहा है। वो कह रहा है भले ही हमने दुश्मनों के कुछ लोगों को मारा है, ईरानी लीडरों को मारा है, कमांडरों को मारा है, लेकिन अब हमें सामना है एक बहुत सख्त दुश्मन का, पहले से ज़्यादा सख्त गिर दुश्मन का, पहले से ज़्यादा रेजिलियंट यानी मजबूत दुश्मन का हमें सामना है दोस्तों। ये है वो सूरत हाल जिसमें इस वक्त अमेरिका खड़ा हुआ है। ईरान और सख्त और मजबूत हो चुका है दोस्तों। नाजरीन, 17 साल के बाद भी आप देखें कि अफगानिस्तान की जंग अमेरिका हार गया था और ये सबसे तेज़ी से लड़ने वाली जंग है ईरान के साथ। वियतनाम में कितने साल फंसा रहा दोस्तों, अफगानिस्तान में, इराक में कितने साल फंसा रहा। ईरान की जंग एक ऐसी जंग थी जिसका नतीजा यूं निकल आया और नतीजा यह निकला कि अमेरिका इसमें हारा दोस्तों। और यहां पर अमेरिकन एक्सपर्ट बड़ी कमाल बात करते हैं। जो केंट, ये फॉर्मर ग्रीन बैरेट, फॉर्मर डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर है अमेरिका के, वो कहते हैं कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है वो ये रिवील करता है कि हमारी मिलिट्री ट्रंप को वो बता रही है जो इस जंग की शुरुआत से वाज़े था। क्या? कि ईरान में अभी फ़िलहाल आप जल्दबाजी से नहीं जीत सकते हैं। नो क्विक मिलिट्री सॉल्यूशन दोस्तों, ये है इस वक्त सूरत हाल। अब आपके सामने कुछ चीज़ें मैंने रख दी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अहमदी नयाद का मसला है वो रख दिया मैंने आपके सामने। मारियो नौफल का एनालिसिस बड़ा कमाल है, वो कहता है कि इजराइल के अपने लोग एडमिट कर रहे हैं। रैज ज़मिट, डायरेक्टर ऑफ द ईरान प्रोग्राम एट इजराइल्स इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, सेज तेहरान वोक अप दिस मॉर्निंग ड्राइंग 2 कंक्लूजन्स फ्रॉम ट्रम्प्स पॉज ऑन एयर स्ट्राइक्स। ईरान डिडंट ब्रेक एंड अदर स्टेट्स हैव वीटो पावर ओवर यूएस मिलिट्री एक्शन। ईरानी जब उठे ना आज सो के और ट्रंप ने ऐलान किया कि ठीक है, ओके फाइन, मैं हमला नहीं करता, तो ईरान को 2 सबक मिले वहां से। एक ये कि ईरान अभी भी मजबूत है, और दूसरा ये कि बाकी मुल्क अभी भी इतनी ताकत रखते हैं कि ट्रंप को प्रेशर कर सके कि भाई बाज आ जाए। और एग्जैक्टली यही हुआ था, अगर आप समझे, एग्जैक्टली नाजरीन यही हुआ था। अब नाजरीन मैं आता हूं उस बात पे जिसका मैंने शुरू में टीजर दिया था अमेरिकन सेनेट के हवाले से। 50 से 47 वोट, 7 नाकाम कोशिशों के बाद पहली बार एक बिल पास हो गया है। क्या हुआ है? वो रेजोल्यूशन ये है, वो कहती ये है, जो फाइनली पास हो जाएगी आगे जाके कांग्रेस में, कि ट्रंप को जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस की इजाज़त चाहिए होगी। आसान अल्फाज में, अभी तक ट्रंप अकेला फैसला कर रहा था, अब कांग्रेस उससे पूछेगी कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो। 4 रिपब्लिकन्स ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट दिया है ट्रंप के खिलाफ। रैंड पॉल है, सुजैन कॉलिंग्स है और लिसा मर्कोस्की है। बिल कैसिडी है जो कि ट्रंप का बहुत बड़ा मुखालिफ है और ट्रंप ने उसको वार्निंग भी दी है। अच्छा, अब देखिए कि ट्रंप की अपनी पार्टी के लोग ट्रंप के खिलाफ वोट दे रहे हैं। सेनेट के अंदर डेमोक्रेट्स वोटिंग कर रहे हैं और अब पाबंदी ये लग गई है ट्रंप पे कि ट्रंप को जंग करने से पहले अपनी कांग्रेस से पूछना पड़ेगा। अब यहां पे ट्रंप आके फंस जाता है और ये भी एक वजह है कि ट्रंप आज जंग नहीं कर पाएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं दोबारा चाइना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूटिन चाइना में है इस वक्त, ट्रंप के बाद प्यूटिन गया है। इकोनॉमिस्ट ने बड़ी कमाल की हेडलाइन लगाई, वो कहता है जी जिनपिंग इज मेकिंग इट क्लियर दैट इवन इफ ही कैन स्टेबलाइज रिलेशंस विद अमेरिका दैट विल नॉट कम एट द एक्सपेंस ऑफ हिज
नो लिमिट्स पार्टनरशिप विद व्लादिमीर पुतिन। कहने का मकसद यह है कि शी जिनपिंग को इस बात की परवाह नहीं है कि अमेरिका को भले मेरा रूस के साथ ताल्लुक पसंद आए या ना आए, वो फिर भी ट्रंप से मिला है। ट्रंप जो है वो इस वक्त चाइना के साथ पींगे बढ़ा रहा है, तिजारत करना चाह रहा है, लेकिन हमेशा अमेरिका की शर्त रहती है, अगर तुम हमसे तिजारत करोगे तो रूस से दूरी इख्तियार करनी पड़ेगी। इमरान खान को किस बात की सज़ा मिली थी? इसी बात की सज़ा मिली थी ना अपेरेंटली। तो ये जो है उसको इस बात की परवाह नहीं है, हम अमेरिका से भी ताल्लुक रख सकते हैं लेकिन हम रूस को भी नहीं छोड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? चाइना अपनी ताकत दिखा रहा है कि ईरान को, अमेरिका को इसी पे इक्तफा करना पड़ेगा। अमेरिका के पास अब और कोई हल नहीं है, वो उस चाइना से दोस्ती कर रहा है, उस चाइना के सामने गिड़गिड़ा रहा है जो रूस का भी दोस्त है। और आखिर में दोबारा मैं आता हूँ अहमदी निजात पे, और डैनी के ये आखिरी अल्फाज आपके सामने रख रहा हूँ। द अहमदी निजात एपिसोड इज सिंपली अनदर नेल इन द कॉफिन ऑफ द फैंटेसी दैट आउटसाइड मिलिट्री प्रेशर कुड इंजीनियर रिजीम चेंज इन ईरान। एक लम्हे के लिए हम मान भी लें कि जो अहमदी निजात वाला शोशा छोड़ा गया है दोस्तों, ये ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन डैनी कहता है कि इससे यह भी साबित होता है कि आउटसाइड मिलिट्री प्रेशर के जरिए आप ईरान के अंदर कुछ भी तब्दील नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा था कि मैं सवाल उठाऊंगा इस रिपोर्ट के ऊपर, और पहला और आखिरी सवाल मेरा क्या है जिससे इस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है, वो क्या? ये रिपोर्ट लिखने वाला एक इजरायली है। मेरे ख्याल है इससे ऊपर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह आप लोग खुद समझदार हैं नाज़रीन। अगर आपकी कोई ये वीडियो पसंद आई हो, जो कि यकीनन पसंद आई होगी नाज़रीन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी भी मैं देखता हूँ बहुत से लोग पसंद करते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं फेसबुक पे, मैं लाइव आता हूँ, मन ऑन मन बात करता हूँ और लाइव कॉल्स भी लेता हूँ, तो आप फेसबुक पेज को सिर्फ फॉलो नहीं, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन। अल्लाह ने के बाद।